हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको कूलम्स लॉ की एक जनरल फॉर्म बताई थी और वीडियो मैंने ख़त्म किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कमाल देखते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ तुम्हारे लिए। तो कूलम्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस के को हमने क्या बोला था? इस के को हमने बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इतना कॉमन नेम नहीं है, बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ये ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कमाल क्या है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो बच्चा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है। ठीक है, हर मीडियम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे k इज इक्वल टू 1 फॉर स्पेस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्पेस के लिए 1 होता है। मीन्स स्पेस में सब कुछ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.00024। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर मीडियम को हम हाइड्रोजन कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.0023। अगर हम मीडियम को ग्लास कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 324। ये हाइड्रोजन के लिए, ये ग्लास के लिए। अगर हम मीडियम को माइका कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 326। और अगर हम मीडियम को वाटर कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 80 और 81। अब कुछ बुक्स 80 और कुछ बुक्स 81 बताती हैं। ठीक है, तो अब इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल क्या है, इस रोल को ज़रा समझो तुम। कि जैसे मान लो दो चार्जेस हैं हमारे, दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। पहले हमने इन दोनों चार्जेस को स्पेस में रखा। ठीक है, हमने दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम को क्या किया? स्पेस। तो जब हमने इनको स्पेस किया या एयर किया, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिकॉज इस फार्मूले में k की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो मैं इसको लिखे दे रहा हूँ FA मीन्स फोर्स इन एयर। ठीक है, अब मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को इसी डिस्टेंस पर वाटर में रखे दे रहा हूँ। दोनों चार्जेस को ले जाकर मैं वाटर में रख रहा हूँ, बट डिस्टेंस में r ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं r रख रहा हूँ तो फोर्स इन वाटर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो k इंक्लूड करोगे क्योंकि स्पेस के लिए k की वैल्यू क्या हो गई थी? 1। तो वाटर के लिए तो k रखना ही पड़ेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बिकॉज मैंने चार्जेस भी नहीं बदले, मैंने डिस्टेंस भी नहीं बदली। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं तो FA अपॉन FW सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल ये K बचेगा और ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से मैं फोर्स इन वाटर निकालूं तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय K। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K फॉर वाटर? वाटर के लिए k की वैल्यू कितनी है? 80 और 81। यानी कि जो फोर्स एयर में लग रहा है उस फोर्स का 1/81 फोर्स लगेगा वाटर के अंदर। इट मीन्स अगर एयर में फोर्स हमारा 81 न्यूटन है तो वाटर में इन्हीं चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन। डिफरेंस देख रहे हो कि जिन चार्जेस के बीच में एक ही डिस्टेंस पर एयर में फोर्स 81 न्यूटन का है, वाटर में जाने के बाद वही फोर्स 1 न्यूटन का रह जाता है। मीडियम चेंज होने से फोर्स पे पड़ने वाला असर देखा आपने?
कि मीडियम बदलने से चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ता है। मींस एयर में 81 न्यूटन से अगर ये दोनों एक दूसरे को एयर में 81 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं तो वाटर में जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को 1 न्यूटन के फोर्स से रिपेल करेंगे। यही रीज़न है कि NaCl, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि NaCl जब तक एयर में है तब तक तो NaCl है, लेकिन जैसे ही इसको वाटर में डाला Na+ और Cl- अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स रिड्यूस हो गया। अंडरस्टूड। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ये मीडियम चेंज होने से बदल जाता है और उसी चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से या एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोला जाता है, K पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मीडियम की डिपेंडेंसी इस K से रिप्रेजेंट होती है। मीडियम को चेंज करने से फोर्सेस के बीच में लगने वाला फोर्स बदल जाता है। कूलम्स लॉ वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कूलम्स लॉ देखने में बहुत सिंपल है, लैंग्वेज में बहुत सिंपल है, बट कुछ चीज़ें उसमें ऐसी भी हैं जिनको डिस्कस करने के बाद आपको ये लगेगा कि हाँ यार इसको इतने हल्के में लेने वाला नहीं। जैसे कि कूलम्स लॉ का नेचर क्या है, कूलम्स लॉ कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, सेंट्रल फोर्स है या नहीं है, ठीक है, किस तरह का फोर्स है कूलम्स लॉ, ये सारी चीज़ें कूलम्स लॉ के बारे में बची वाली चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपको कूलम्स लॉ के बारे में और कुछ जानने को मिले, आपको ये आइडिया लग जाए कि इस कोलंबियन फोर्स के लिए, इस कूलम्स लॉ के लिए हम और दूसरे कौन से फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ की थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं और आपको ये समझाते हैं कि एग्जैक्टली उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।